हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं रिपल एक्सआरपी क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, पहले तो फाउंडर, उसके बाद एक्सआरपी और रिपल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। फिर मैं यूज़ केस बताऊंगा कि क्यों इसका क्या काम है, कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर मैं पार्टनरशिप्स बताऊंगा कि किसके साथ क्यों पार्टनरशिप उन्होंने करी। फिर प्रोज बताऊंगा कि इसकी प्रोज क्या, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। फिर लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन और सजेशन दूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले मैं फाउंडर से शुरू करते हैं। तो फाउंडर जो है, इनका नाम है जेड मैकलेब एंड क्रिस लार्सन। 2012, तो इन्होंने 2012 में ये क्रिप्टो को निकाला है। ये क्रिप्टो का नाम है एक्सआरपी। एक्चुअली रिपल नहीं है, इसका नाम एक्सआरपी है और कंपनी जो है वो उसके रिपल है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो क्रिप्टो है ना, ये वाला बहुत ही गजब क्रिप्टो है, मतलब बहुत ही अलग है। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया आपको, जैसे कि बिटकॉइन के मैंने वीडियोस बना रखे हैं, इथेरियम के वीडियो बना रखे हैं। तो उनका मेन क्या है, उनका जो फंडामेंटल, उनकी जो नींव क्या है, उनका मेन वो था कि मतलब वो जितने से जितना दूर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से दूर रहे, उनके लिए उतना अच्छा है। मतलब ज़्यादा प्राइवेसी रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रैक ना कर सके, सब कुछ मतलब अपना सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी लेवल रहे, कोई चीज़ें टैम्पर्ड ना हो सके। तो ये चीज़ इसने एकदम अपोजिट ही कर दिया। मतलब ये चीज़ जो बनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यूज़ करने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज़ करने के लिए बनी है। मतलब ये एकदम अलग ही इसका फंडामेंटल है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये कैसे सबसे अलग क्रिप्टो है उन जितने मैंने अभी तक मेंशन किए हैं। तो पहले जो फाउंडर है, इन्होंने 2012 में निकाला। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है। पहला है, ये डिजिटल करेंसी है, आपको तो पता ही है। पहला नंबर पे जो ये इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसकी एक वैल्यू होती है जिसको आप परचेज कर सकते हैं डिजिटली और अपने वैलेट में रख सकते हैं। दूसरा है फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो विच वर्क्स विथ मेनी सेंट्रल ऑथराइज्ड बैंक्स। तो ये पहला ब्लॉकचेन क्रिप्टो है जो सेंट्रलाइज्ड ऑथराइज, सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जिस जिस बैंक्स को ऑथराइज कर रखा है वो भी इसको यूज करते हैं। तो ये बहुत ही अलग चीज हो गई, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन बना था, ये गवर्नमेंट से दूर रहने के लिए जो क्रिप्टोज आई है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। तो थर्ड है डिसेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज करेंसी तो है ही। अब ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होकर सेंट्रलाइज के अंडर कैसे आता है, ये चीज़ें आप सोच रहे होंगे। मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या कैसे ये हो रहा है। चौथा पॉइंट आगे बताऊंगा यूज केस में वो सब। चौथा है वर्चुअल करेंसी इन द वर्चुअल वैलेट। आपको पता है कि वर्चुअल करेंसी आप इसको वर्चुअल वैलेट पे रख सकते हैं। पांचवा है, इसको आपको एक्सचेंज कर सकते हैं कैश के फॉर्म में, जो इसकी वैल्यूज होगी। तो हम यूज केस पे आते हैं। तो पहला है रिपल। क्या है रिपल? इज ए ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क और मनी ट्रांसफर नेटवर्क डिजाइन टू सर्व द नीड्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री एंड एक्सआरपी इज द नेटिव क्रिप्टो करेंसी। तो रिपल कुछ नहीं है, रिपल एक्चुअली पेमेंट नेटवर्क है और मनी ट्रांसफर नेटवर्क है। ये एक्चुअली पहले से था। और ये एक्चुअली क्या, ये किस सेक्टर में काम करता है? फाइनेंशियल सेक्टर में। तो ये ना तो वेब थ्री में काम करता है, ना तो मेटावर्स में काम करता है, ना तो मतलब कोई भी ये जो कैटेगरीज है, इन सब में कोई काम नहीं करता ये। तो इसका जो मेन है कैटेगरी है, वो है फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना। तो इन्होंने जो ये रिपल जो है, ये कंपनी है, ये पहले से ही फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती थी, ताकि पेमेंट नेटवर्क पे काम करती थी, कि मतलब पेमेंट कैसे सही से हो जाए, ट्रांजेक्शन कैसे हो जाए। तो इन्होंने बाद में 2012 में एक्सआरपी को लॉन्च किया। तो वो भी ट्रांजैक्शन बेसिस पे था। मतलब इन्होंने ही एक्सआरपी को लॉन्च किया है। और क्रिप्टो का नाम है एक्सआरपी, और रिपल जो है वो कंपनी है, मतलब इनके अंडर आती है। मतलब एक्सआरपी इन्होंने रिलीज करी है। अब दूसरे पॉइंट में क्या है, इट ऑफर्स ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स। तो इसका मेन यूज केस है ये, कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में यूज करते हैं। मतलब सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक्स। अब आप सोच रहे हो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में यूज करते हैं, मतलब अलग अलग बॉर्डर पे, जैसे यूएसए हो गया कनाडा के साथ, कनाडा हो गया इंडिया के साथ, तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज इसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं। तो आप सोच रहे हो कि यार इसकी जरूरत क्या है, इससे तो हम अच्छा बिटकॉइन यूज कर लेंगे, हम इथेरियम यूज कर लेंगे, तो क्योंकि वो भी तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं। तो वो भी, उस टॉपिक पे भी मैं आने वाला हूँ कि क्यों हम उन सब उसको, मतलब उन सब से अच्छा रिपल क्यों है।
अभी मैं बताता हूँ। थर्ड वाले में जो है मेनली यूज फॉर क्विक कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट करेंसीज। तो आपको जैसे मैंने बताया कन्वर्जन, क्विक कन्वर्जन। अभी क्या होती है कि जैसे थर्ड पार्टीज होती है, आपने सुना है कि पेपाल, अभी पेपाल आ रखा है, ठीक है ना। पेपाल क्या करता है कि आपके पैसे लेता है, मतलब डॉलर्स में आता है, फिर आपको कन्वर्ट करके INR के फॉर्म में, मतलब इंडियन करेंसी में देता है। आप देखते हैं कि कोई क्लाइंट से आपने कुछ उनका काम किया, मतलब फ्रीलांसिंग करी, तो आपको $10 मिले। तो $10 जब आप यहाँ तक आते हैं तो वो $1 की वैल्यू अभी अगर 81 रुपीज़ चलती है तो आपके बैंक अकाउंट में 78 रुपीज़ के हिसाब से आते हैं। तो मिडिल मैन की तरह पेपाल काम कर रहा है। तो पेपाल क्या करता है, कुछ पैसे काट लेता है, 3 रुपये 4 रुपये काट के आपको आपके बैंक में देता है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, ये चीज़ें को ये रिपल रोकता है। रिपल कहता है कि भाई इसमें क्विक कन्वर्जन हो जाता है और क्विक आप रिपल में कन्वर्ट करके उसको कैश में ले आते हैं, ठीक है ना, इजीली रहता है। तो अब क्या होता है, अदर क्रिप्टो करेंसीज वेर मेड सो दैट द बैंक विल स्टे अवे फ्रॉम देम और बी अनेबल टू ट्रैक एनीवन्स ट्रांजैक्शन, बट XRP ब्रोक दैट शैकल एंड रिड्यूस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इन बैंक्स। मतलब दूसरे क्रिप्टो जो मैंने आपको भी बताया कि मतलब गवर्नमेंट से दूर रहने के लिए, लेकिन XRP ने इस शैकल को ब्रोक कर दिया और इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैंक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना इसने अलग काम किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों, मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन ये सब काम तो आ ही सकते हैं, लेकिन आप रिपल क्यों यूज करते हैं, मतलब करेंसी कन्वर्जन में क्यों बैंक ने इसको सिलेक्ट किया। अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका जो ट्रांजैक्शन है ना, वो है बिटकॉइन, इथेरियम और लिटकॉइन से बहुत फास्ट है। मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था, जो बिटकॉइन है, आप फिफ्थ पॉइंट में पढ़ सकते हैं, जो बिटकॉइन है वो 10 मिनट में एक ब्लॉक बनाता है। तो 10 मिनट में एक ब्लॉक बनाता है, तो उसमें कितने स्लो ट्रांजैक्शन होता है, एक ब्लॉक में कितने कम ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। और इथेरियम जो है वो 25 सेकंड में बनाता है, ठीक है। और लिटकॉइन जो है वो 2.5 मिनट में बनाता है। तो बिटकॉइन का सबसे स्लो ट्रांजैक्शन है, उसके बाद लिटकॉइन आता है जो कि 2.5 मिनट में एक ब्लॉक बनाता है, और इथेरियम उसके बाद आता है जो कि 25 सेकंड में एक ब्लॉक बनाता है, और यहाँ पे जो रिपल है वो सिर्फ 4 सेकंड में एक ब्लॉक बना देता है। तो कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन आप कम टाइम में कर सकते हो, तो आप जस्ट इमेजिन करो। तो इसीलिए बैंक वालों ने बोला कि हम क्रॉस बॉर्डर से जैसे कि मान लो कनाडा का कोई बंदा है, वो उसको USD में चाहिए, तो वो क्या करेगा, इंस्टेंटली भाई रिपल खरीद लिया, रिपल से कन्वर्ट करके उसने USDT में कन्वर्ट करके भाई अपने आप में बैंक में ट्रांसफर कर दिया USD डॉलर। तो ऐसे जो कन्वर्जन से, जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन से और कम गैस फीस से, इसकी गैस फीस भी इन तीनों से कम है। तो ये चीज़ें जो कम है और बहुत रिलिएबल कर देता है रिपल को इन सब से। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये कॉइन, अब इसकी जो आप देख सकते हैं नीचे 6 पॉइंट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू 33 रुपये है। इसकी वैल्यू कम है और बहुत नीचे है क्योंकि अभी इस पे कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन ये इतना, इसका यूज केस इतना तगड़ा है कि टॉप 10 में अभी तक है ये क्रिप्टो। मतलब ये शुरुआत से लेकर टॉप 10 में अभी तक है, और इसके प्राइस में कुछ उछाल नहीं आता, बहुत कम ऊपर, ये उल्टा नीचे डिप गया है। पहले ये 300 रुपये तक गया था, 300 रुपये से नीचे आया है 33 रुपये में, और अब तब से अटका हुआ है ये, इस पर कोई पंप नहीं आता क्योंकि इस पर भी सीयू कर रखा है SEC ने, उसके बारे में भी मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसकी जो मैक्स सप्लाई है आप देख सकते हैं लिमिटेड है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बताता हूँ कि जिसकी मैक्स सप्लाई लिमिटेड है उसमें आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, क्योंकि ये बाद में जब रेयर होगा ना और इसमें कुछ बर्निंग होगी, मतलब ये क्रिप्टो में, तो इसके वैल्यू, इसकी जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। अब पार्टनरशिप में बता देता हूँ कि क्या है। तो पार्टनरशिप इसकी सबसे पहले अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ है, दूसरा बैंक ऑफ अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में ये अभी अपना बना रहा है, मतलब अपना पोजीशन बना रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं। अब प्रोज क्या है, अब प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे कॉन्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें खराबियां हैं। तो प्रोज में बता सकता हूँ कि इसकी लिक्विडिटी, आप देखते हैं कि इसको करेंसी कन्वर्जन क्रॉस बॉर्डर में यूज़ कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी आप समझ रहे हैं कि कभी भी कैश मिल जा रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, रियल एस्टेट लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो उसमें कैश मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको उसको सेल करना पड़ता है, बाद में बहुत दिक्कत होता है।
दूसरा हो गया यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये तो रहेगा ही। लेकिन ये अब बैंक तो भाई कन्वर्ट करके इंस्टेंटली, आप समझ रहे हैं ना कि मतलब ये क्या करता है, बैंक को एनोनिमिटी से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कन्वर्जन के लिए यूज़ किया रिपल को, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होती है। तो एनोनिमस क्या, वो उन्होंने अपने में कन्वर्जन कर दिया और बाद में वो कैश जो है वो कस्टमर को दे दिया। तो उनको एनोनिमिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने पूरा ये चीज़ ही काट दिया। ठीक है। अब तीसरा है अंडर सेंट्रल अथॉरिटी पार्शियली। तो अब ये जो रिपल है ना, इसकी एक सबसे बड़ी प्रोज है कि ये सेंट्रल अथॉरिटी में पार्शियली ये इसके साथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो बैंक्स यूज कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड है। तो इसका मतलब पार्शियली तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर ही रहा है ना। तो ये पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये पहला क्रिप्टो है जिसको गवर्नमेंट पार्शियली, इसका हाथ है उसके ऊपर। तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि कैसे ये फ्यूचर है, क्रिप्टो कैसे फ्यूचर है, इवन गवर्नमेंट भी मान रहा है। अभी रिसेंटली आपने इंडिया में भी न्यूज़ सुना होगा कि आरबीआई अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। आप सोचो, एक तरफ से बैन की बात हो रही है, एक तरफ से टैक्स लगा दे रहे हैं, और फिर वहाँ पे आरबीआई अपना एक नया क्रिप्टो लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो ये चीज़ें बैन नहीं हो सकती, क्योंकि फ्यूचर है और ये अपना पोजीशन बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। चौथा है हाई रिटर्न पोटेंशियल। हाई रिटर्न पोटेंशियल तो है ही, वॉलेटाइल है ही ये, इसीलिए। अब कॉन्स के बारे में बताता हूँ कि इसकी खराबी क्या है। पहला है एसईसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इसने अभी 4 से 5 साल पहले इन्होंने रिपल को स्यू किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि रिपल से इनकी पहले से नहीं बनती थी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इनका एक्सआरपी जो है, रिपल से बदला लेने के लिए उन्होंने एक्सआरपी को स्यू कर दिया, क्योंकि एनी हाउ उसी कंपनी से ही जुड़ा हुआ है ये एक्सआरपी जो है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है ना, ये पंप 300 से हुआ था, 300 रुपये से डंप होके पूरा एकदम नीचे आ गया और ऊपर आ ही नहीं रहा है। 4 से 5 साल तक जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनसे आप पूछना, वो उनका एकदम बेकार फीडबैक रहेगा इस कॉइन का, क्योंकि जब से इस पे केस हुआ है ये ऊपर आ ही नहीं रहा है, पंप ही नहीं हो रहा है। दूसरा इसकी एक खराबी है, फाउंडर्स हैव 60 to 70% एक्सआरपी होल्ड। ये एक बहुत खराब न्यूज़ है कि जो फाउंडर जिन्होंने इसको निकाला है, मतलब जब रिपल है, उन्हीं के जो फाउंडर्स हैं उन्हीं के पास ही 60 से 70% एक्सआरपी होल्ड है। सिर्फ 30 से 40% मार्केट में है, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मैक्स सप्लाई। ये जितना भी मैक्स सप्लाई है उसमें से 60 से 70% तो फाउंडर ने ही होल्ड कर रखा है। तो बाकी 30 से 40% उसके पास है। तो लोग डर रहे हैं कि भाई इसको क्या करे, इसको ले या ना ले। फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये 2 रीज़न के कारण, जो 2 पहले और दूसरा जो एसईसी ने इस पे केस कर दिया है, और दूसरा ये फाउंडर ने 60 से 70% होल्ड कर रखा है एक्सआरपी। लेकिन जो मोस्टली अभी ये केस के बारे में बात कर रहे हैं कि रिपल ही जीतेगा। एसईसी ने जो स्यू कर रखा है वो तो अपने पर्सनल दुश्मनी से किया है, और उनका कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि एक्सआरपी जो है वो पागल बना रहा है इन्वेस्टर्स को, और मोस्टली सिक्योरिटी को इन्होंने वायलेट किया है, और बहुत ही इलीगल वे में ट्रांजैक्शन करवा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने एसईसी ने बोला है, ये सारे वैलिड भी नहीं है, क्योंकि उसके कुछ सबूत मांगे तो एक्सआरपी वालों ने, तो मतलब रिपल वालों ने, तब भी इन्होंने कुछ दे नहीं पाए कोर्ट में। लेकिन फिर भी आपको पता है कि कोर्ट केस तो चलता ही है, लंबा तो चल ही रहा है। अब तीसरा क्या है, वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी तो है ही, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसके बारे में कि जो अगर एसईसी ने क्लियर कर दिया, मतलब ये कोर्ट केस क्लियर हुआ और फाउंडर ने अगर कुछ थोड़ा रिलीज करे, कुछ क्रिप्टो सेल करे या कुछ करे, तो बाद में ये बहुत जंप करेगा, ये क्रिप्टो बहुत आगे जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंस्टेंट बहुत तेजी से जंप करेगा वंस ये 2 क्रिटिकल चीज़ें अगर रिजॉल्व हो गई। अगर 2 में से पहला वाला भी रिजॉल्व हो गया ना, तब भी इसका जंप होना 100% है। अगर ये एसईसी ने जो कोर्ट जो है वो एकदम इनको क्लीन चिट दे दिया तो। अब वॉलेटिलिटी तो इनका कौन सा है, ये ऊपर नीचे तो बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, एक्सआरपी के जो ये होल्डिंग है ना 60 से 70%, इससे वॉलेटिलिटी रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पास्ट 1 से 2 साल हो गए, ये 25 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में ही रह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। अब क्या है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन तो है नहीं।
अब पांचवा जो है इरिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल है मतलब आपने किसी को भेज दिया क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो भेज दिया, तो XRP भेज दिया, तो बाद में आप गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई मैंने गलती से भेज दिया, उसको उसने मेरे को वापस लेके आओ, तो गवर्नमेंट बोलेगा मेरे अंडर रेगुलेशन नहीं है। तो हम पार्शियली इस पे, पार्शियली आप कह सकते हैं ना, क्योंकि बैंक में जो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट से वही वही कर रहे हैं, मतलब वही कर पा रहे हैं। तो पार्शियली गवर्नमेंट का हाथ है, लेकिन पूरी तरह से तो रेगुलेटेड तो है नहीं। अब जो छठा जो है लिमिटेड यूज़, इसका लिमिटेड यूज़ अभी है ही, क्योंकि अभी भी कंफ्यूज्ड है लोग, अभी भी इस पे केस चल रहे हैं, बैंक ने टाई अप तो करे लेकिन बाद में फिर अभी भी कंफ्यूज रह रहे हैं जब केसेस चल रहे हैं। जैसे कि अभी क्रिप्टो यंग है तो ऐसे चीज़ें तो चलती रहेगी, मतलब किसी को कोई भी फाउंडर पे भरोसा नहीं रह रहा है, क्योंकि सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी क्रिप्टो रिलीज कर देता है कुछ भी वाइट पेपर दे के और फिर चीट करके भाग जाते हैं। तो अब सातवां पॉइंट जो है क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी तो होती रहती है, जब ट्रांजेक्शन का पता नहीं चलता तो वेपन्स की डीलिंग, ड्रग्स की डीलिंग, सब कुछ इसी से ही होता है। अब सजेशन एंड कंक्लूजन, तो सजेशन एंड कंक्लूजन में मैं आपको बोलूँगा कि ये अभी के टाइम में तो स्टेबल ज़्यादातर कॉइन है, कि मतलब आगे पीछे ज़्यादा जाता नहीं है, और अभी तो इसका कोर्ट केस तो चल ही रहा है। अगर ये कोर्ट केस की हियरिंग हो जाती है और 90% चांस है कि XRP जीतेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा पंप आपको दिखेगा। और अगर नहीं होती, अगर हार जाता है, तो यहाँ से बहुत गंदा डंप होने वाला है फिर 33 रुपये से। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप न्यूज़ के साथ कनेक्ट रहे कि किसका केस तगड़ा लग रहा है, तो तब आप ये परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे सारा पैसा मत लगाइए, थोड़ा रिस्की है। लेकिन इसका यूज़ केस बहुत ही तगड़ा है फाइनेंशियल सेक्टर में। मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्रॉस बॉर्डर में ये पेमेंट की तरह यूज़ करते हैं और करेंसी कन्वर्जन की तरह यूज़ करते हैं और कैसे ये बिटकॉइन इथेरियम से भी बेटर है। तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।